नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की मैथ से चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? गुणनखंड विधि पढ़ने वाले हैं। और ये गुणनखंड विधि जो कि हम दूसरे चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उस समय आपको बताया गया था कि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए। और उस समय ये भी बताया था कि ये दूसरे चैप्टर के साथ साथ आपके लिए ये 4th चैप्टर में भी आपकी ये जान खाने वाली है। तो इसलिए तैयार हो जाइए और इस पर पूरी मेहनत, जी जान से मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए फाइनल एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना बच्चों? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल। अब दूसरे प्रश्नावली दूसरे चैप्टर में हमने इनको ज्ञात किया था शून्यकों के रूप में। वहां इतना था कि शून्यकों ज्ञात करने के साथ साथ शून्यकों और गुणांकों के संबंध को सत्यापित करना था। यहां पर आपको ये सत्यापन नहीं करना है, सिर्फ आपको वो शून्य ज्ञात करने हैं। और यहां उन शून्यकों को मूल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? मूल नाम दिया गया है। तो आइए उन मूलों को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। x² - 3x - 10। तो अब सवाल को करने का तरीका क्या है, सवाल किस पैटर्न में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस पर फोकस कर लें, क्योंकि ये हम दोबारा करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने उस पर वर्कआउट नहीं किया है, मेहनत नहीं की है, तो अब कर लें, क्योंकि ये क्या है? मैथ है। क्या बच्चों? मैथ है और ये आपका माथा खा जाएगी। इसलिए हमारे एक गुरु ने कहा है कि माथा लगाओ रे। ठीक है, तो इसलिए आप भी अपना माथा लगाएं। किसमें? मैथ में। आइए हम सभी इसमें अपना माथा लगाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको A, B, C 3 पदों में आपस में बांट लेना है। क्या करना है? A, B, C 3 पदों में बांट लेना है, ताकि आपका सवाल करने का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा आसान हो जाए। और वो आसान कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, A वाले और C वाले पद को गुणा करना है। हम ये सवाल पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये समझ कर करिए कि ये सवाल हमारा रिवीजन है। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन की तरह करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। तो A है हमारा x², C है हमारा -10। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक खास बात आपको बता दूं, इन सवालों में जो आपके साइन हैं, प्लस माइनस के ये जो साइन होते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि एक साइन की मिस्टेक और आपका पूरा क्वेश्चन बर्बाद। ठीक, तो इसलिए यहां पर साइन पर ध्यान देने बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने देखा A और C का मल्टीप्लाई किया, मींस x² को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे -10x²। ठीक है, अब दूसरा आपने AC ले लिया है, अब आप ले लें B। B क्या है? -3x है। अब क्या करना है? ऐसे 2 नंबर सोचने हैं। क्या दोस्तों? ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका जब आप गुणा करें, क्या? जिनका आप गुणा करें तो -10x² आना चाहिए। ठीक है, आपको साइन के बारे में अपनी पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे प्लस माइनस करने हैं, कैसे प्लस माइनस को आपस में गुणा या भाग करना है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप
को क्या लाना है, -10x² लाना है दोस्तों। तो अब आंसर गुणनफल जो है आपका माइनस में कब आएगा, जब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। तो उस कंडीशन में आप आंसर या आपका गुणनफल जो है माइनस में ला सकते हैं। अब भाई 10 कैसे आएगा गुणा करने पर, तो 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है। अब माइनस का 10 लाना है तो किसी एक नंबर को माइनस में रखना होगा, और माइनस में किसको रखें, 5x या 2x। तो उसके लिए आप v वाली वैल्यू देख लें वो कौन से साइन की है, और b वाली वैल्यू जिस साइन की होगी बड़ा वाला नंबर उस साइन का हो जाएगा। ओके बच्चों, तो b वाली वैल्यू जो है माइनस की है, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू को आप माइनस में लिख देंगे और छोटी वाली वैल्यू को प्लस में लिख देंगे। इस तरह से आपका साइन डिटर्मिनेशन हो जाता है, इस तरह से आपके साइन निर्धारित हो जाते हैं कि किसको आपको प्लस में रखना है और किसको माइनस में रखना है। ये कब सोचना है, जब दो में से एक को माइनस और एक को प्लस में लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से हमें आप अपने दो नंबर मिल जाते हैं। अब इनको कैसे लिखा जाएगा, x² की जगह पर x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ कि पहले ये 3 पद थे, अब आपके सामने 4 पद हो गए हैं। क्या दोस्तों, अब ये 4 पद हो गए हैं। 4 पदों में आपको क्या करना है, पहले दोनों पदों के बीच कॉमन नंबर निकालना है। तो पहले दो नंबर्स के बीच कॉमन में देखें तो यहाँ पर है आपका x² और यहाँ पर है -5x। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो आप x कॉमन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, x कॉमन आता है, तो x² में से x कॉमन चला गया तो उसके गुणनखंड के रूप में यहाँ दूसरा x बच जाएगा। क्या बच्चों, आपको कॉमन लेना है गुणनखंड के रूप में, जोड़ घटाने के रूप में नहीं लेना है, ध्यान रखिए। अब यहाँ -5x से तो कॉमन चला गया x, तो सिर्फ क्या बचा, -5। ओके, अब इसी प्रकार से आप इसमें 2x - 10 में कॉमन निकालेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा, गुणनखंड के रूप में कॉमन जाना चाहिए। तो 2 और 10, यहाँ x है लेकिन यहाँ तो x है नहीं, तो x तो कॉमन जाने से रहा, बचे नंबर्स 2 और 10 में गुणनखंड के रूप में 2 कॉमन जाएगा। क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा। तो 2x में से ब्रैकेट के अंदर बचेगा x, फिर माइनस लगा है माइनस, और 10 के गुणनखंड में से 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या बच्चों, 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जब आप ब्रैकेट्स को देखेंगे तो पहला ब्रैकेट देखें x - 5, दूसरा ब्रैकेट देखें वो भी x - 5। तो दोनों ब्रैकेट आपके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में एक साइन का भी फर्क नहीं कि पहले वाले में प्लस लगा तो दूसरे वाले में माइनस लग गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक फैक्टर जो होगा, एक गुणनखंड जो बनेगा हमारे बाहर वाले नंबर्स को लेकर बनेगा। क्या बच्चों, एक गुणनखंड बन जाएगा x + 2 और दूसरा गुणनखंड जो बनेगा ये दोनों एक ब्रैकेट जो है, दो ब्रैकेट जो हैं, दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन लेकर उसका गुणनखंड बन जाएगा, ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, 2 गुणनखंड हो जाते हैं। अब बात थी मूल ज्ञात करने की, तो पहला मूल x + 2 इज इक्वल टू 0। 2 को उस तरफ पक्षांतर किया तो पक्षांतर होकर -2, पहला मूल हो गया। दूसरा मूल ज्ञात करना है, सो x - 5 इज इक्वल टू 0। सो -5 का पक्षांतर किया तो +5। तो इस तरह से यह आपका दूसरा मूल भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आप अपना मैथ में माथा लगाते जाएंगे और अपने सवालों को सिंपल तरीके से करते चले जाएंगे, है ना, बहुत सिंपल। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, समझते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका कितना माथा खाता है।
तो सवालों के अगले क्रम में, ठीक है, माथा लगाने के अगले क्रम में हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, ये सवाल जो है आपके पहले सवाल की तरह ही है, बिल्कुल आपको कुछ अलग से नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप इसमें कितना माथा लगा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कितना माइंड है, आप कितना इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक थोड़ी सी, जहां यहां पर इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी वाली कंडीशन है, आपको हम ये सॉल्व करके बताते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, रूट वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम इनको समझते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, A, B, C से तीनों टर्म्स को आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो हमारी सबसे पहली प्रोसीजर जो होगी, सबसे पहली स्टेप जो होगी वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, सबसे पहले आपको A और C वाली टर्म को आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो A वाली टर्म क्या है, √2x² और C वाली टर्म क्या है, 5√2। जब आप इनका आपस में इंटू करते हैं तो रूट वाले नंबर्स को इंटू करने का जो पैटर्न होता है, क्या होता है, रूट वाले नंबर को अंडर रूट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और रूट के बाहर जो डिजिट होता है उसको रूट के बाहर वाले डिजिट से या उसके गुणांक कह सकते हैं, उसके गुणांक से ही बराबर गुणा करते हैं। तो यहां पर इसके रूट के बाहर तो यहाँ कुछ है नहीं, या 5 है तो 5 का 5 लिख देते हैं। चलिए, √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करें, सो √2 × √2 मीन्स √2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पर ×2 और ×x²। तो 5 × 2 10x²। तो A और C को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला क्या, 10x²। ओके, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगी बच्चों, कि आपको B लेना है। क्या लेना है, B लेना है, और B क्या है, 7x। ठीक है, अब ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, 10x² मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 10x² मिले, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर B 7x मिले। सिंपल सी बात है, हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 2 = 10 और x × x 10x², और 5x और 2x क्या हो जाता है, 7x हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। तो हमारे दो टुकड़े जो हैं, बीच वाली B वाले जो टर्म है, B वाला जो पद है, उसके दो हिस्से क्या प्राप्त हुए आपको, 5x और 2x। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपको पहली टू टर्म्स जो हैं, √2x² और 2x, इसके बीच कॉमन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब आप रूट वाले कॉमन निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तो आप वेरिएबल का कॉमन निकाल दें, x², और x में कॉमन क्या जाएगा आपका, x कॉमन जाएगा। ठीक है, और जब √2 और 2 की बात होगी तो हमेशा क्या करना है, आपको रूट कॉमन लेकर जाना है। क्या करना है, रूट वैल्यू को कॉमन लेकर जाना है। अब जब आप रूट वाली वैल्यू को कॉमन लेकर जाएंगे तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है बच्चों, और प्लस अब इस 2x को आप √2 × √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो हमारा ये √2 तो मान लीजिए कि गया कॉमन, तो यहां क्या बचा, √2। तो x + √2 यहां आपके पहले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे क्या है, आपको निकालना है 5x प्लस 5√2 में कॉमन निकालना है। तो यहां आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, 5। तो आपका जो कॉमन नंबर जाएगा वो क्या जाएगा, 5 कॉमन जाएगा। अब जब 5 कॉमन जाएगा तो 5x से 5 कॉमन गया तो आपका क्या बचा बच्चों, x बचा। ठीक है, तो x बचा। इसके बाद 5√2 से 5 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, ओनली √2। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट आपके कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है बच्चों, है ना सिंपल। तो हमारा पहला गुणनखंड बना बाहर वाली वैल्यूज को एक साथ लिखकर, सो √2x प्लस 5 पहला फैक्टर, पहला गुणनखंड हो गया। दूसरा फैक्टर जो हो गया वो दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन लेकर बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये इस सवाल के फैक्टर हो गए। अब बात हो रही क्या करने की, मूल ज्ञात करने की। तो पहला मूल, तो पहला गुणनखंड क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पक्षांतर करने का नियम जो है, सबसे पहले कौन सी, अचर राशि का पक्षांतर किया जाएगा। सो √2x इज इक्वल टू 5, और यहां पर प्लस में था तो इस तरफ जाकर -5 हो जाएगा, और √2 को उस तरफ लेकर गए तो उधर वो उसके डिवाइड में चला जाएगा। सो -5 अपॉन √2। तो इस तरह से आपको पहला मूल मिला। अब दूसरा मूल निकालना है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए आपको दूसरा फैक्टर x प्लस √2 लेना है, इज इक्वल टू 0। √2 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू -√2। तो इस प्रकार से कितने सिंपल तरीके से आपका यहां पर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो जाते हैं, और उन गुणनखंडों के ये मूल आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। आई होप अब आपके माइंड में ये फीड हो चुके हैं, और अब आप ये सवाल 100% श्योरली कर ही लेंगे। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा 4th क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। अब इस तरह से देखकर ऐसा लगता है कि हमारे सामने कुछ हवा आकर बैठ गया है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। आपको इस तरह की बातों के लिए मैंने पहले भी बताया है कि जब फ्रैक्शनल वैल्यू जो आपको दी हो, भिन्न संख्याएं जब आपको दी हो, तो आपको क्या करना है, जिनके अपॉन में कुछ नहीं है उनसे इस नीचे वाली हर संख्या को तिर्यक गुणा कर देना है। क्या कर देना है, तिर्यक गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके बच्चों, तो 8 को 2x² से इंटू किया तो होता है 16x²। 8 को -x से किया तो हो गया -8x। और अब जब मैंने बच्चों को यह बताया कि इसको तिर्यक गुणा करना है, तो बच्चों ने अक्सर क्या किया, जिसके भाग में था उससे भी गुणा कर दिया। आप भी ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उन कैटेगरी में नहीं आते हैं। भाई 8 इसके डिवाइड में है तो इससे थोड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके भाग में है तो हम इसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और अब ये 8 जो है सभी के भाग में आ जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद क्या होगा, 8 को उस तरफ पक्षांतर करते हैं तो यहां लिखा था 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 8 जब 0 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये जो द्विघात समीकरण बना हुआ था इस तरह से सिंपल हो जाता है, और सिंपल हो जाएगा फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फिर वही क्या करना है, a और c के फॉर्म में, a इंटू सी, क्या a इंटू सी, तो a क्या है 16x² और c क्या है 1, मल्टीप्लाई किया तो 16x² आपको मिला। फिर आपको सेकेंड क्या लेना है, b लेना है, और b क्या है -8x। अब इस 8x के 2 हिस्से करने, ठीक है, क्या चाकू से काटकर, छुरी से काटकर,
नहीं, आपको क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं गणित के रूप में, गणित की तलवार से टुकड़े करने हैं। और कैसे करने हैं कि जब आप इनका गुणा करें तो गुणा करने पर a और c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और वो कितना था 16x²। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16x² मिल जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8x भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए। तो आप यहां क्या लिखेंगे, -4x 4x। ठीक है, ऐसा क्यों किया कि जब आप माइनस की वैल्यू को माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्लस में आता है। ठीक है बच्चों, आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, इसलिए हमने दोनों को माइनस में लिख दिया और 4 4 8, तो b वाली वैल्यू बन गई और मल्टीप्लाई करने पर ac का गुणनफल आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 16x² -4x -4x + 1 = 0। तो अब आपके पास कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। 4 पदों में पहले 2 पदों का कॉमन लिया गया, तो कॉमन मैंने आपसे क्या कहा, कॉमन गुणनखंड के रूप में लेना है। किसके रूप में, गुणनखंड अर्थात फैक्टर के रूप में लेना है। तो 16x² -4x का कॉमन दिया गया तो सबसे पहले क्या आएगा 4 और x² और x का कॉमन x। अब 16 का फैक्टर 4 कॉमन गया तो 4 × 4 तो यहाँ बचा 4 और x² का x बचा। अब आप यहाँ देखें 4x यहाँ था, ये तो पूरा कॉमन चला गया। अब जब भी क्या होगा, कोई नंबर पूरा कॉमन निकल जाता है तो उसकी प्लेस पर क्या लगाते हैं, 1, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। 1 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच नंबर, ईच एंड एवरी नंबर। ओके, तो यहां पर ये कॉमन निकल गया। अब बात यहां आई -4x + 1, इसके बीच कॉमन क्या जाएगा भैया, तो इसके बीच कॉमन क्या दिख रहा है, -4x 1, कॉमन तो कुछ भी नहीं। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो भैया हमारा यहाँ कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा। अब एक जरूरी बात, जब भी ये इस तरह से नंबर लिखे हैं और आगे वाली वैल्यू माइनस में लिखी है, किसमें भैया, माइनस में लिखी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके साथ माइनस भी कॉमन लेकर जाना है। क्या करना है, माइनस कॉमन लेकर जाना है। और जब माइनस कॉमन लेकर जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू पहले माइनस में थी वो वैल्यू अब प्लस में लिखी जाएगी, जो वैल्यू पहले प्लस में थी अब वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है भैया, तो समझ गए लॉजिक। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स कॉमन गए हैं, ठीक है, आपको आगे वाला नंबर अगर माइनस में लगा है तो आपको माइनस के साथ कॉमन लेना है। माइनस कब कब कॉमन लिया जाएगा, इस सिचुएशन को केयरफुली समझ लें। मैंने आपको क्या कहा, जब आगे माइनस होगा तो, या फिर दोनों ही माइनस में लिखे हों तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यू होंगी उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली वैल्यू प्लस। ओके, चलिए अब आगे आप देखते हैं दोनों कोष्टक जो हैं कैसे हैं, एक जैसे हैं, और बाहर जो कॉमन मिला 4x - 1, तो जब पहला गुणनखंड लिखा जाएगा तो बाहर वाली दोनों संख्याएं ले ली, दूसरा दोनों ब्रैकेट का एक हो गया, वो भी 4x - 1। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों गुणनखंड भी आपके बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो पहला मूल जब आप ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 4x - 1 = 0। सो सबसे पहले अचर राशि का पक्षांतर किया तो -1 हो जाएगा +1। सो x = फिर 4 का पक्षांतर किया तो वो हो गया 1/4। ओके, सेकंड दूसरा मूल जब ज्ञात करेंगे तो वो भी वही के वही बन जाएगा। ठीक है, कैसा, वो भी वही बन जाएगा, क्योंकि दोनों गुणनखंड कैसे थे, समान थे, तो हम उसको क्या लिख देंगे, ये भी 1/4। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी यहाँ पर
हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपना अगला सवाल क्या है। ये जो है पहले क्वेश्चन का 5वां सवाल और इस पहली क्वेश्चन का अंतिम सवाल है। ये क्या कहता है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर ABC कुछ नहीं लिखने वाला, अब हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 100x² को आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिला, 100x² मिला। ठीक है, अब बीच में क्या है, -20 है, -20x है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई क्या हो जाए, 100x² हो जाए। क्या हो जाए, 100x² प्लस 100x², और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए, -20 आना चाहिए। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया। क्या करना है, दोनों ही आपके माइनस में लिख दिए जाएंगे, -10x माइनस 10x। -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस, 10 इंटू 10 हो जाता है 100, x इंटू x हो जाता है x², सो यू विल गेट 100x²। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर फिर आप देखेंगे कि दोनों माइनस की वैल्यू है, और जब दोनों माइनस की वैल्यू है तो क्या करना है, दोनों प्लस हो जाएंगी और दोनों माइनस के नेचर के, इसलिए -20x। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे इसे, 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों पदों के बीच कॉमन निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन 10x। जब 10x कॉमन गया तो यहाँ पर 100x² की जगह पर बचा 10x, और 10x तो पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर वही बात पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वही कंडीशन बन गई है कि आगे वाली वैल्यू माइनस में है और दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आपके ये कॉमन निकल गए और इस तरह से आपके दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब बाहर वाली दोनों वैल्यू को लेकर एक गुणनखंड बना दिया और दोनों ब्रैकेट को लेकर एक गुणनखंड बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों गुणनखंड मिल गए। अब जब दोनों गुणनखंड मिल गए तो पहला मूल 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 10x सबसे पहले अचर राशि बाहर जाए, पक्षांतर होगी तो माइनस से प्लस में हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 1/100। तो इस तरह से आपका पहला मूल ज्ञात हो गया। उसके बाद दूसरा मूल 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम इजी की तरह एज इट इज लिख दिया जाएगा। सो 10x माइनस 1 उस तरफ गया तो +1, सो x इज इक्वल टू 1/10। और इस तरह से आपके यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है और ये आपके मूल ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एक बार आपके माइंड में ये बैठ गए ना तो गारंटी है ये जिंदगी भर आपके माइंड से कहीं भी नहीं जाएंगे। और अगर इनको अपने माइंड में फीड करना है तो सबसे अच्छा काम, सबसे पहली चीज इनको रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए। और दूसरा, प्रैक्टिस अगर आपको अच्छे से करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है, तो सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करने बैठ जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और जिसको ये नहीं आते हैं वो आपके ये सारे सवालों को समझ जाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ लिखा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब पेपर में खैर ये तो लिखा नहीं आएगा, पेपर में आपको प्रॉब्लम लिखी आएगी। और प्रॉब्लम में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी क्वेश्चन है कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही क्वेश्चन आए, प्रश्नावली वाले ही क्वेश्चन आए, आपको उदाहरण के सवाल भी दिए जा सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, और हम
जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम किसी अपनी वीडियो में आपको बता देंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी होती है। आइए कुछ यहाँ पर ये आपके कुछ दो एग्जाम्पल दिए हैं, दो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जॉन और जीवंती, ठीक है, दो कैंडिडेट हैं, जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुछ मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45, ठीक है, 45 कंचे हैं। ओके, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, दोनों का क्या हो जाता है, दोनों के 5-5 कंचे खो देते हैं, वो गुम जाते हैं। ओके, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब दोनों के पास जितने भी कंचे जो बचे हैं, बचे हुए कंचों का गुणनफल जो है वो 124 है, ठीक है। जैसे कि उनके पास पहले मान लीजिए एक के पास 20 थे, एक के पास 15 थे, दोनों ने क्या किया कि दोनों के 5-5 खो गए, तो दोनों के 5-5 कम हो गए, तो कम होने पर इसके बचे 15, इसके बचे 10। अब बचने के बाद जो गुणनफल आया वो गुणनफल इन्होंने यहाँ बता दिया, ठीक है। ये तो एक अपना इमेजिनेशन थी, तो इस पर इसके बेसिस पर नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप जानना चाहेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ में कंचे खोने से पहले उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब भाई दोनों के कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। अब दोनों के कुल मिलाकर 45 हैं, तो 45 में से क्या करें, हम एक का पहले मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक के कंचों को हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पहले जॉन, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, ठीक है, माना कि जॉन के पास कंचे, तो वो हो गए x। अब दोनों के कुल 45 कंचे, दोनों को मिलाकर 45 हैं, दोनों में से एक के x हो गए, ठीक है। तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दूसरा कैंडिडेट कौन है? जीवंती। तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचे। अब जीवंती के पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो कंचे क्या होते हैं? कंचे आपने अपनी लाइफ में कंचे खेले होंगे और शायद खेलते भी हों, है ना, लेकिन अब कंचों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो जॉन के पास कंचे हैं x, जीवंती के पास हैं 45 - x, क्योंकि कुल कंचे कितने थे? 45 में से, मतलब कुल संख्या में से अगर हम एक के कंचों को घटाते हैं तो दूसरे के कंचे आपको बाकी बचे मिल जाएंगे, ठीक। ये बात हो गई। अब ये हुआ कि दोनों के 5-5 कंचे खो गए, ओके। तो स्थिति लिखेंगे कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, ठीक है। तो जॉन के पास, अब जॉन के पास पहले कितने थे? x थे, ठीक है। x कोई संख्या तो है नहीं, इसमें से 5 कंचे खो गए, तो अब तो उसके पास आई नहीं, तो कम हो जाएंगे। फिर जीवंती के पास खोने के बाद कितने बचे? तो जीवंती के पास कंचे, तो जीवंती के पहले कितने थे? 45 - x, इसमें से 5 कंचे उसके खो गए, तो यहाँ भी 5 कंचे कम कर दो, तो 45 - 5 बचा 40 - x। तो ये इनके पास अब कंचे बचे हैं, ठीक है। कंचे जब बचे हैं तो उसमें उन्होंने क्या कहा, अब इनका गुणनफल, ठीक है, बचे हुए कंचों, ठीक है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, तो उनके पास कंचों की संख्या कितनी हो गई? x - 5 और 40 - x, इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल कैसे करेंगे?
तो जॉन के पास बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स, और इनका गुणनफल क्या, इनका गुणनफल कितना है, वो गुणनफल है 124। ठीक है बच्चों, तो बराबर 124। अब ये तो हो गई कंडीशन। ठीक है, कंडीशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों कोष्टकों को हल करना है। मतलब बारी बारी से पहले क्या करेंगे, एक चर का दूसरे कोष्टक के सभी पदों से गुणा करेंगे। x का 40 में इंटू करेंगे तो आपको आ जाएगा 40x, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को 40 से किया तो माइनस 5 इंटू 40, तो प्लस माइनस माइनस और 200 और माइनस 5 को माइनस x से तो माइनस माइनस प्लस और 5x इज इक्वल टू 124। ओके, अब उसके बाद क्या करें, हम इनको घाते के अनुसार इनको लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 40x प्लस 5x तो 45x, और यहां पर है आपका माइनस 200 और इज इक्वल टू 124। 124 इस तरफ लेकर आए, 124 ना लेकर आए क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है, और आपने अगर इसको माइनस में रख दिया तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए उस तरफ वाले पद को ना लाकर इस तरफ वाले पदों को उस तरफ ले जाएं। तो जब माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 45 उस तरफ जाएगा, सॉरी प्लस 45 उस तरफ जाएगा तो माइनस 45x, माइनस 200 उस तरफ जाएगा तो प्लस 200, और 124 अपनी जगह पर है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 प्लस 124 होता है 324 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर एक आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि आप चाहें तो इनको ABC से मेंशन कर लें, और नहीं तो आप सीधा इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले वाले पद को तीसरे वाले पद से गुणा करेंगे। जब आप पहले वाले पद को तीसरे वाले पद से गुणा करेंगे तो तीसरा पद क्या है, 324। 324 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो 324 एक्स स्क्वायर आपको मिलता है। बीच में है माइनस 45, क्या है, माइनस 45x। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल करने पर आपको 324 एक्स स्क्वायर मिला, और बीच वाली संख्या जो माइनस 45x है। अब इसको आपको क्या करना है, दो टुकड़े निकालने हैं, दो हिस्से बनाने हैं, और दो संख्या ऐसी सोचनी है कि गुणनफल करने पर कितना आना चाहिए, 324 एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। अब 324 एक्स स्क्वायर आना है, और दो टुकड़े ऐसे सोचने हैं कि उनका गुणनफल इतना हो और जोड़ने घटाने पर इतनी हो। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक समझा देता हूं, जिससे आप थोड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके दो टुकड़े, मतलब बड़ी संख्याओं के लिए, छोटी से छोटी संख्या के लिए तो आप दो अंकों तक की संख्याओं को तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जहां थोड़ी बड़ी संख्या होगी वहां क्या करेंगे, तो उसको हम ये गुणनखंड विधि से समझते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से किया, 3 नम 27, फिर 3 से किया, 3 तिया 9, और फिर 3 से किया, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 324 के आपको ये गुणनखंड प्राप्त हुए। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हुए आपको क्या करना है, इसके इन संख्याओं को दो अलग पार्टियों में बांटना है। अब जैसे पार्टियों में इस प्रकार से बांटना है कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 45 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना ही पड़ेगा, आपको अपना सिक्स सेंस आपको जगाना पड़ेगा। और 3 तिया 9, ठीक है क्या, और वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन कैसी है। तो आप 36 और 9 का गुणनफल करते हैं तो देखिए 9 छक्के 54, 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 5 32।
324 आ रहा है गुणा करने पर, और 36 और 9 को जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है। अब -45 चाहिए तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके 4 पद बच जाते हैं। फिर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, तो बचा x माइनस 36। यहाँ कॉमन निकालेंगे तो 324, 9 और 36 का गुणनफल है, तो -9 जो कॉमन चला जाता है, यहाँ बचा x। तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा, माइनस प्लस वाले 324 को अब माइनस में करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके सॉरी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 36 लिखना है। ठीक है, क्योंकि 324 से 9 कॉमन गया तो आपका क्या बचा, गुणनखंड के रूप में 36 बचा। तो दोनों ब्रैकेट आप देखेंगे तो सेम होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ना भूलें कि ये गलती कभी ना हो कि एक ब्रैकेट जो है अलग आ रहा है, दूसरा ब्रैकेट अलग आ रहा है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो फैक्टर बनेगा, पहला गुणनखंड बनेगा x माइनस 36, दूसरा बनेगा x माइनस 9। तो मूल जब ज्ञात करेंगे तो पहला मूल जो होता है x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36। दूसरा मूल आप ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 9। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों ही क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं मतलब x का मान 36 और x का मान जो है 9 हो सकता है। तो अब कंडीशन क्या बनती है कि जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो आपको यहां पर क्या बताना था, जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या बतानी थी। ठीक है, यदि आप x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के कंचों की संख्या 36 हो जाएगी, तो जीवंती के लिए कंचों की संख्या 9 हो जाएगी। और यदि आप जॉन के कंचों की संख्या 9 लेते हैं तो जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस 9 अर्थात 36 हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने आंसर को, अपने कंक्लूजन को इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप यहां देखें तो यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। इसी जैसा आपके लिए एक 6 क्वेश्चन जो लास्ट में जिस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, तो आप दोनों को ध्यान से समझ लें। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, क्योंकि सवाल जो है आपको थोड़ा देखने में बड़ा दिखेगा, लेकिन वाकई में ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है, बहुत सिंपल सी है। शब्दों पर ध्यान दें। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। शब्द पर ध्यान दे लें, एक बार और पढ़ूंगा मैं आपके लिए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को किसको घटाना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए उसके बराबर। ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या पता करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माना कि एक विशेष दिन
कैसे पता करेंगे? दोनों का गुणनफल करके। तो खिलौनों की कुल संख्या x, इसमें आप एक, ठीक है, खिलौनों की कुल संख्या में एक खिलौनों की लागत को गुणा करना है, तो गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? गुणनफल के रूप में उनके 750 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, बस इस प्रकार से आप क्या करेंगे? एक एक नियम फॉलो करेंगे। x का इंटू 55 में तो 55x, ठीक है, x का इंटू माइनस एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। फिर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, इनको उस तरफ ले जाते हैं, जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस जो हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और प्लस जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 55 इस तरफ प्लस में था, उस तरफ जाकर माइनस, और 750 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। और ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड हम पहले भी पहले प्रश्न में जितने भी आपके 5 सवाल थे उनमें भी समझ चुके हैं। इसके पहले हमने इसका पहला प्रश्न किया, पहला उदाहरण वाला प्रश्न किया, उसमें भी कर चुके हैं। तो ये सवाल अब आपको हल करना है कि किस प्रकार से इसके गुणनखंड किए जाएंगे। आपको मैंने बड़ी संख्या को के टुकड़े निकालने की तरकीब, उसकी ट्रिक भी बता दी है, समझा दी है किस प्रकार से आपको उसको करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, तीसरा प्रश्न। तो देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्या कहा बच्चों? योगफल जो है 27 होना चाहिए और गुणनफल जो है 182। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल जो है हमारी दो बातों पर टिका हुआ है। एक बात में कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये एक आपके लिए योगफल बोला गया है कि यहां पर यह आपका योगफल जो है 27 है। दूसरा गुणनफल, क्या बच्चों? गुणनफल 182। ठीक है, अब कितने बोल रहे हैं बच्चों? दो संख्याएं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप दो संख्याओं के लिए तो पहले क्या करें, इन दोनों पर फोकस कर लें कि आपको योगफल कितना दिया है और गुणनफल कितना दिया है। अब क्या करें, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम यहां लिखेंगे माना कि एक संख्या, क्या लिखना है बच्चों? माना कि एक संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है? एक संख्या यहां पर x है। अब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी यहां पर? तो हमारी दूसरी संख्या जो होगी, आपको दो संख्याओं का योगफल दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया है? दो संख्याओं का योगफल। अब उस योगफल में से, ठीक है, उस योगफल में से आप एक संख्या को घटा देते हैं। क्या? योगफल में से यदि आप एक संख्या को घटा देते हैं तो आपकी दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि कहें योगफल आपका 27 है और दो संख्याओं में से एक संख्या आपकी 13 है, तो ये आपकी दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, 27 में से 13 को घटा देंगे तो आपको दूसरी अन्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक वही लॉजिक लगाते हुए आप यहाँ पर क्या आप करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, दूसरी संख्या प्राप्त करेंगे। ओके, तो प्रश्नानुसार तो आपको इस सवाल में क्या कहा गया है कि योगफल और गुणनफल। तो योगफल का प्रयोग तो हमने कर चुके हैं। ठीक है, आप यहां पर योगफल का प्रयोग तो आप कर ही चुके हैं। अब बचा क्या आपका? गुणनफल। तो गुणनफल किनका? दोनों संख्याओं का। तो भाई पहली संख्या है हमारी x, दूसरी संख्या है हमारी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल अर्थात दोनों को गुणा करने पर आपको 182 प्राप्त होता है।
क्या प्राप्त होता है बच्चों? 182 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। फिर आप क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल कर देंगे। x का 27 में इंटू करेंगे तो 27x, x को -x से इंटू करेंगे -x² इज इक्वल टू 182। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जो हमारा x² जो है वो माइनस में है, तो आप क्या करें? इस तरफ वाले पदों को उस तरफ पक्षांतर कर दें। और जब आप पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या होता है? हमने क्या सीखा है कि हमें साइन बदलने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो ये -x² जब उस तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +x²। ये 27 जब उस तरफ ट्रांसफ़र होगा, पक्षांतर किया जाएगा तो -27x हो जाएगा। और 182 अपनी जगह पर है, इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। और इस प्रकार से यह हमारा एक द्विघात समीकरण हमको प्राप्त होता है। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है इस सवाल में कि वो दोनों संख्याएं प्राप्त करनी है। वो दोनों संख्याएं क्या हैं? तो उन दोनों संख्याओं को प्राप्त करने के लिए आपको इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड करने होंगे। और जो कि हमने गुणनखंड विधि हमने पहले प्रश्न में सीख ली है कि किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। तो आइए हम उन गुणनखंडों को एक बार और करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पर बार बार ABC नहीं लिख रहा हूँ, अब हम सीधा सीधा डायरेक्ट बात करेंगे। तो x² का 182 में इंटू करते हैं तो 182 इंटू x² तो हो जाता है 182x²। ओके बच्चों, तो ये हो गया 182x²। अब ऐसी संख्या सोचनी है जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। अब ये संख्या थोड़ी बड़ी है, आपको थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कैसे। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप बड़ी से बड़ी संख्या के टुकड़े कर सकते हैं। तो टुकड़े करने के लिए आप क्या करें? 182 के गुणनखंड करें। आइए हम 182 गुणनखंड करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 नाम 18 और 2 एकम 2। फिर इधर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो आप यहाँ देखिए गुणनखंड में आपके सामने 2 × 7 × 13 आपको प्राप्त हुआ। अब क्या लाना है? गुणन करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए -27x। ठीक है, तो आप ये देखिए, आप इन दोनों को एक साथ ले लें। 2 × 7 होता है 14 और 13। आप 14 और 13 को गुणा करेंगे क्योंकि ये इनके गुणनखंड से ही प्राप्त हुआ है। 14 और 13 के गुणनफल करेंगे तो आपको 182 प्राप्त होगा। अब 14 और 13 जोड़कर 27 होते हैं, लेकिन आपको -27 चाहिए, इसलिए आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस में लिख देंगे और x² के लिए दोनों के साथ x लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस तरकीब से, इस ट्रिक से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के टुकड़े भी आसानी से पता कर सकते हैं कि वो दो कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको वो प्राप्त हो या जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर प्राप्त हो। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमारे ये 2 टुकड़े आपको प्राप्त हो गए, 2 संख्या आपको प्राप्त हो गई हैं। इनको लिखेंगे तो x² -14x -13x + 182 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब आपके पास 3 से 4 पद हो गए। पहली 2 संख्याओं के बीच देखेंगे, उनमें कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं बच्चों, यहाँ पर 14x है, संख्या तो है नहीं, तो संख्या कॉमन आएगी नहीं। तो कॉमन क्या आएगा आपका? सिर्फ x कॉमन आएगा तो x² से बचा आपका x माइनस, और x तो कॉमन चला गया है तो आपका क्या बचा यहाँ पर? 14। ओके बच्चों, अब आगे ये संख्या जो लिखी है आपकी, क्या लिखी है? -13x + 182। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यहां पर आपको मैंने एक साइन कॉमन लेने का तरीका सिखाया था कि आप यहां देखिए आगे वाले नंबर पर माइनस लगा हुआ है तो आपका माइनस कॉमन जाएगा।
दूसरा 182 जो है 13 और 14 के गुणा करने पर प्राप्त हुआ था, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ 13 है और इसके गुणनफल में भी, गुणनखंड में भी 13 आता है। तो जब इसके गुणनखंड में भी 13 आता है और यहाँ 13 है, तो 13 यहाँ पर आपके लिए कॉमन आपको मिल जाएगा। जब 13 कॉमन मिला तो -13x कॉमन चला गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी माइनस अगर आपका कॉमन जाता है तो माइनस कॉमन जाने पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। जो माइनस में था अब वो प्लस में लिखा जाएगा, यहां पर ये प्लस में है बन गया है, तो गुणनखंड के रूप में अभी आपका क्या बचा, 14 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों कोष्टक जो हैं, दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो आपके कैसे हो गए, सेम हो गए। दोनों ब्रैकेट का एक फैक्टर और बाहर वाली संख्या को लेकर एक फैक्टर, तो इस तरह से आपके दो गुणनखंड हो गए। अब बात आती है संख्याएं लिखने की कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं। तो वो दो संख्याएं निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके मूल ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो आइए मूल ज्ञात करते हैं। तो मैं यहां आपको इस तरफ लिख के दिखा देता हूं। तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे मूल। पहला मूल आपका पहला गुणनखंड है x - 14, तो उसको लिखेंगे x - 14 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 14। दूसरा लिखेंगे x - 13 इज इक्वल टू 0, -13 उस तरफ जाएगा तो +13 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखें, आपको बतानी है दोनों संख्याएं, तो यहां पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने के कारण आप क्या कहेंगे, आप जब ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखने की बारी आएगी तो आप किसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः दो संख्याएं, आपसे दो संख्याएं पूछी गई हैं, दो संख्याएं क्रमशः 14 तथा 13 है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके सवाल का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले आपको जो भी ज्ञात करना है उसे मानना है। मानने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार आपको गुणनफल दिया गया था, तो हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात किया, ये गुणनफल बनाया। फिर आपको इस तरह से एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण के आपने गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पर आपको यहाँ पर 13 और 14 के रूप में दो मूल प्राप्त हुए हैं और दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, प्लस के नंबर्स हैं, इसलिए आपको क्या बोल देंगे, दोनों को ही दो संख्याएं क्रम से हमारी 14 और 13 हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, क्या, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। क्रमागत अर्थात क्रम से आने वाली, आगत आने वाला, तो क्रमागत क्रम से आने वाला, और धनात्मक जो संख्या धन की होती है, मतलब प्लस साइन वाली संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर हमारा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, किसका, जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है बच्चों, क्रमागत। ओके, तो क्रमागत के लिए कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे फिर से हल। माना कि अब क्रमागत संख्या पूछी गई है तो आप उसी रूप में लिखेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला हो गया x, और चूंकि मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्याएं कैसे प्राप्त की जाती हैं, अगर आइए एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि पहली संख्या है 1,
अब 1 के क्रमागत आपको बताना है। एक का क्रमागत एक के बाद क्या आता है, तो एक के बाद अगली संख्या लाना है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा। 2 के बाद अगली क्रमागत संख्या लेकर आनी है तो 2 में आपको फिर एक जोड़ना पड़ेगा तो 3। तो अर्थात इससे क्या मीनिंग निकला कि आपको यदि अगली संख्या प्राप्त करनी है तो आपको उस संख्या में एक जोड़ना पड़ेगा। तो एक जोड़ने पर आपको अगली संख्या प्राप्त होती है। तो हमारी ये संख्या x थी, इसके आगे वाली संख्या लानी है तो आपको उसमें 1 प्लस करना होगा। तो इस प्रकार से आपको आपकी क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने लिखा माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हैं, x और x + 1। अब इसमें ज्यादा आपके लिए कुछ बोला नहीं गया है, सिर्फ क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग। तो हम सीधा बात करते हैं प्रश्नानुसार। क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, आपको हर सवाल में इस प्रकार से लिखना है। तो ये प्रश्नानुसार हो गया। और प्रश्नानुसार में क्या गया, पहली संख्या है x और दूसरी क्रमागत संख्या हो गई x + 1। और क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग। तो हम क्या करें, दोनों का वर्ग कर दें। तो इस प्रकार से आप दोनों का वर्ग कर देंगे और वर्गों का योग मतलब प्लस। तो दोनों के वर्ग चढ़ाकर फिर उनका प्लस कर देना है और वो क्या होगा, 365 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बराबर 365। अब हम इससे द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो x², तो वो तो सिंपली आपका क्या लिख दिया जाएगा, x²। यहां पर आप देखें क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको कुछ सर्व समीकाएं सिखाई थी पहले। उन सर्व समीकाओं को ध्यान में रखते हुए अब आप हमें यह बता दें यहां पर कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी करेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, a + b होल स्क्वायर, जिसका विस्तारित रूप होता है a² + 2ab + b²। ओके बच्चों, आई होप आपने वो सारी सर्व समीकाएं याद कर ली होंगी। नहीं की हो तो कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो इसको हम इसके विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो आपका a², तो हो जाएगा x² + 2ab, तो 2a और b प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर = 365। ओके, ये हमने सर्व समीका के हिसाब से लिख लिया। अब इसको हल करेंगे तो x² + x², पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 2 × x × 1, तो वो हो जाता है आपका 2x + 1 का स्क्वायर 1 = 365। ओके बच्चों, अब घातों के अनुसार हम इनका योगफल कर देते हैं। तो x² + x² हो जाता है 2x² + 2x + 1 और 365 को उस तरफ से इस तरफ पक्षांतर किया तो -365 = 0। तो दोस्तों अब आपको क्या मिला, 2x² + 2x और 1 - 365, तो हो गया -364 = 0। अब आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को इसके निम्नतम रूप में कर देना है। मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 × 2, 2 × 2 और 2 से इसको भाग दिया तो 2 × 2 बचेगा 1, 16 हुआ, 2 × 8 16 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आपको x² + x - 182 = 0। इस तरह से आपको यहां पर ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब ये द्विघात समीकरण आपको पिछले सवाल की तरह दिख रहा होगा, बस इसमें आपको सिर्फ क्या है, साइन का फर्क हो गया है। साइन चेंज हो गए हैं, पहले ये माइनस में था और ये प्लस में था, अब यहाँ बीच में प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, -182x² लिखेंगे। मतलब गुणनफल जो आ रहा है अब आपका वो माइनस में आ रहा है, पहले किस में था, प्लस में था, अब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे
तो एक संख्या प्लस की होनी चाहिए और एक संख्या माइनस की होनी चाहिए। और हमने पिछले सवाल में जब 182 का गुणनफल किया था तो आपको संख्या मिली थी 14 और 13, ये दो संख्याएं मिली थी। तो आपको अलग से सोचने की या एक्स्ट्रा माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल की तरफ झांक कर देख लें, पिछले सवाल से ही आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। संख्याएं वही है, बस क्या चेंज होगा, साइन। और साइन यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उन पर फोकस नहीं किया, साइन में थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए साइन पर फोकस करें। यहाँ पर आपका -182 आ रहा है और बीच में बड़ी संख्या, जो बीच वाली जो संख्या है, बी वाली जो संख्या है वो प्लस की है। इसका मतलब ये है आपको बड़ी संख्या को प्लस में और छोटी संख्या को माइनस में रखना होगा। तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x² + 14x - 13x - 182 = 0। कोई भी नया काम नहीं है, बस एक साइन का चेंज आ गया है यहाँ पर। अब इसमें आप कॉमन लेते हैं, x² + 14x में कॉमन लेंगे तो आपका x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा x + 14। अब मैंने आपको माइनस वाला पैटर्न अभी एक बार फिर से समझाया प्रीवियस क्वेश्चन में कि भाई आगे वाले नंबर पर माइनस लगा हो या दोनों ही माइनस में हो तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है। और 182 जो कि 13 और 14 का गुणनफल है, मतलब यहाँ पर आपका 13 जो है कॉमन जा रहा है, 13 कॉमन जा रहा है। इसका मतलब आपका ब्रैकेट में क्या बचा, x + 14। अगर आपने यहाँ माइनस लगा दिया तो आपका सवाल वही खत्म, वही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हो। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, दोनों ही वैल्यू माइनस की थी तो ब्रैकेट में ये प्लस में लिखी जाएंगी। तो फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा x + 14 और x - 13। फिर बात आती है मूल ज्ञात करने की। तो जब आप मूल ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए फिर वही तरीका रहेगा आपका, नीचे आपको लिखेंगे पहला मूल। तो पहला गुणनखंड है आपका x + 14 = 0, सो x = -14। दूसरा मूल है आपका x - 13 = 0, सो x = 13। अब आप यहाँ देख रहे हैं x के दो मान आपको प्राप्त हुए हैं। पिछले सवाल में भी दोनों मान प्राप्त हुए थे, लेकिन दोनों मान जो थे प्लस के थे, पॉजिटिव थे, धनात्मक थे, इसलिए हमने दोनों को ले लिया था क्रमशः। लेकिन यहाँ पर आपका एक मान जो है ऋणात्मक है, नेगेटिव है, एक मान पॉजिटिव है, धनात्मक है। और आपको क्या बताना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सवाल में स्पष्ट बोला गया है क्रमागत होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक होना है, तो धनात्मक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऋणात्मक, आपको इस प्रकार से आपका आंसर लिखना है। ऋणात्मक मान का निरसन करने पर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, निरसन करने पर, मतलब उसको छोड़ने पर, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 13, ठीक है। अब जब पहली संख्या x का मान जब 13 लिया गया है तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, x + 1 है। क्या है बच्चों, x + 1 है। तो x की वैल्यू 13 थी, तो 13 + 1 तो वो हो जाती है 14, ठीक है। तो आप क्या यहाँ क्या लिख देंगे, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, ये लिखना है क्रमशः 13 तथा 14 हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये सवाल पूरा होता है। ओके बच्चों, तो
थॉट क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, किस पर फोकस करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पर फोकस करना है। तो कहने का मतलब क्या है, संख्या कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से आने वाली होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर 13, 14, 13 के बाद आता है 14, ठीक है। बोला क्या गया है, जिनके वर्गों का योग, तो हमने यहाँ पर दोनों के वर्गों का योग करके गुणनखंड विधि से उनको हल करते हुए यहाँ पर हमने क्रमशः उनकी 13 और 14 संख्याएं प्राप्त कर ली हैं। ओके बच्चों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें, थोड़ा सा हर एक कंडीशन को समझने की कोशिश करें, उस लॉजिक को समझें कि क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, किसके बेसिस पे किसको बताया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई आपको मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि फोकस करना है किसके बारे में पहले कह रहे हैं और बाद में किसके बारे में कह रहे हैं, और जो पहले जिसके बारे में कहा गया है वो किसके आधार पर बोला जा रहा है। जैसा कि यहां पर कह रहे हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है, क्योंकि जिसका नाम पहले आया या जिसके बारे में पहले कहा जा रहा है, पहले बताया जा रहा है, वो ऑलरेडी है। जिसको बाद में बोल रहे हैं उसके आधार पर या उससे वो उतना कम, ज्यादा, गुना जो भी कहा गया है वो है, ठीक है, समझे। अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल शुरू करने से पहले आप ये समझें समकोण क्या होता है। समकोण क्या बच्चों, समकोण 90 डिग्री का कोण, क्या 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। फिर समकोण त्रिभुज बोला गया है, क्या बोला गया बच्चों, समकोण त्रिभुज बोला गया है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों, एक कोण 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब ये एक सवाल उठता है कि भाई एक ही क्यों, दो 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते हैं, या 90 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए एक हमारी एक एंगल सम प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या कहना है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीन में से एक ही 90 डिग्री है, तो बाकी दो कितने के बचे, 90 डिग्री के। तो अब जब दो ही 90 के हैं तो एक अकेला 90 का तो हो नहीं सकता, बाकी बचे 90 से कम। ओ भाई वो 45 भी हो सकते हैं, 30-60 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 50-40 भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक सी बात हो गई थी। आइए सवाल पर चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज बोला गया है, तो एक डायग्राम बना लें समकोण त्रिभुज का। अब 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ऊंचाई, आधार, कर्ण क्या होता है ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बना का ये सिंबल बना दिया गया है। ये है आपका आधार, ये है आपकी ऊंचाई अर्थात लंब, क्या बच्चों, लंब, और ये है आपका कर्ण, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से कम है, तो सबसे पहले किसे माना जाएगा, आधार को माना जाएगा। तो आधार मानने के लिए क्या करेंगे आप, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, क्या समकोण त्रिभुज का आधार, तो समकोण त्रिभुज का आधार होगा x,
तो ऊंचाई क्या हुई, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 कम कर दिया तो आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। ठीक, आइए आपको कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहां बात क्या हो रही है, किसकी, आधार की, ऊंचाई की और कर्ण की। और जब सवाल आता है ऊंचाई, आधार और कर्ण का, तो हमें कौन सा सूत्र याद आना चाहिए, हमें एक ही सूत्र याद आना चाहिए, एक ही नियम याद आना चाहिए, और वो होता है पाइथागोरस नियम या पाइथागोरस सूत्र। तो आप यहां लिखेंगे पाइथागोरस, आपने पहले पढ़ा हुआ है पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, तो पाइथागोरस सूत्र द्वारा। ठीक है बच्चों, अब आई होप आपको पाइथागोरस तो पता ही होगा, आपने 9th क्लास में या उसके पहले क्लास में आपने पढ़ा भी है। तो पाइथागोरस का सूत्र लिखते हैं तो लिखाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है बच्चों, यदि फॉर्मूला याद नहीं हो तो अब नोट कर लें और माइंड में फीड कर लें, क्योंकि 10th है और 10th में तो पता नहीं क्या क्या आपने जितना भी बेसिक पढ़ा होगा वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला ही है। तो हमारा पाइथागोरस सूत्र होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, इंग्लिश में कहेंगे तो h² = p² प्लस b²। अब कर्ण जो कि आपको कितना बोला है 13, तो कर्ण की जगह पर लिख देंगे 13 और कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग बराबर लंब, लंब अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई कितनी x - 7, तो लंब की जगह पर लिख देंगे x - 7 और इसका स्क्वायर लंब का वर्ग तो इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर आधार क्या है, आधार माना गया है x, तो आधार की जगह पर लिख देंगे आप x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने ही चाहिए। एग्जाम में आप 13 × 13 13 × 13 करने नहीं बैठेंगे, हाँ, कि 19 × 19 करने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको याद होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169। ओके, इज इक्वल टू, अब x - 7 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब यहां पर क्या a - b। देखिए फिर से आ गई ना सर्व समीका, तो ये सर्व समीका, ठीक है, ये सर्व समीकाएं तो जो है आपकी पूरी मैथ में जान खाती रहेंगी, आपका माथा खाती ही रहेंगी। इसलिए अपने माथा को इस मैथ में स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और ये सर्व समीकाएं तो माइंड में फीड कर ही लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं का यूज आ ही जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² - 2ab प्लस b²। और ये बार बार यूज होंगी और बार बार आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद 100% हो ही जानी है। तो a², तो इसको हम सर्व समीका के हिसाब से लिखते हैं x² - 2a और b। ठीक है, a की जगह पर x है, b की जगह पर 7 है, तो 2ab प्लस b², तो b क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर और आगे सिर्फ x² था तो x² लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहां पर 13 का स्क्वायर किया था 169 आया था, यहां पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो x² माइनस इन दोनों का इंटू करते हैं, 2 × x × 7 तो -14x, देन 7 का स्क्वायर करेंगे आप तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके, 7 का वर्ग किया तो 49 प्लस x²। अब घातों के अनुसार हल कर लिया जाएगा, तो x प्लस x तो हो गया 2x² -14x प्लस 49
अब 169 आपका उस तरफ लेकर जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। माइनस 120 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 49 माइनस 160, तो माइनस का नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस वालों का पलड़ा भारी है, इसलिए माइनस बचेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होगा। अब इसको क्या करना है, आपको इसके निम्नतम रूप में व्यक्त कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ पर भाग देंगे 2 2 6 12 और 0 का 0। तो यहाँ पर आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण के हम जल्दी से फटाफट गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 60 का इंटू करेंगे, तो माइनस 60 इंटू एक्स स्क्वायर, तो गुणनफल प्राप्त हुआ माइनस 60 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच में है माइनस 7x। तो ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणनफल कितना होना चाहिए, माइनस 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 60 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब गुणनफल माइनस में लाना है, इसका मतलब ये हुआ एक संख्या माइनस में लिखी जाएगी और दूसरी संख्या प्लस में लिखी जाएगी, तभी आपका गुणनफल माइनस में आना संभव है। ठीक है, और बीच वाली संख्या जो है माइनस की है, इसका मतलब ये हुआ बड़ी संख्या आपको माइनस में रखनी है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है बच्चों, 12 पंजे 60 होता है, तो माइनस 12x और प्लस का 5x ले सकते हैं। तो माइनस 12x प्लस 5x मल्टीप्लाई करने पर आपको माइनस 60x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, दोनों का गुणा करें, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, और माइनस का 12 है, प्लस का 5 है, तो माइनस 12 प्लस 5 आपके सामने बचेंगे माइनस 7। तो इस तरह से आपको ये दो संख्याएं यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। टुकड़े लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आपके पास 4 पद हो गए हैं। पहले 2 में से कॉमन लिया तो कॉमन क्या आ गया, x आ गया। x कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x बचा, माइनस 12x में से x कॉमन जा चुका है, तो बचा आपके पास सिर्फ 12। 5x और 60 में से कॉमन लेंगे तो आपके पास कॉमन आएगा 5, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं। तो पहला गुणनखंड बना x माइनस 12, दूसरा बना x प्लस 5। ओके, तो इस तरह से ये गुणनखंड हो गए हैं। सिंपल है, हम गुणनखंड के सवाल लगातार करते जा रहे हैं और ये सवाल मैं आपको लगभग सारे ही बताता जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों चैप्टर में ये सवाल आ रहे हैं और ये बार बार मैं रिपीट करता जा रहा हूँ क्योंकि ये आपको सवाल आने ही हैं। किसी ना किसी का गुणनखंड करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो पहला मूल निकलेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12। दूसरा मूल निकलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5। अब बात हो रही थी आधार की ऊंचाई की। ठीक है, कर्ण आपको दिया है, क्या दिया है बच्चों, कर्ण दिया है। आपको क्या करना था, आधार और ऊंचाई बताने थे। अब आधार और ऊंचाई, यहां पर आपको x के 2 मान दिख रहे हैं, x बराबर 12, x बराबर माइनस 5। क्या, माइनस 5। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप किसी लंबाई को, किसी दूरी को या किसी ऊंचाई को माइनस में माप कर दिखा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी दूरी या कोई डिस्टेंस जो है, हाइट जो है, वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, हमने x के द्वारा किसको माना था, x के द्वारा आधार को माना था, और आधार की लंबाई जो है वो क्या है,
माइनस नहीं हो सकते ये, ठीक है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, चूंकि माप कभी नकारात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है, माप कभी नकारात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो आधार जो माना गया था वो माना गया था x - 7, तो x होता है 12 - 7 तो बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हुई बच्चों, 5 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। अब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, पहले आधार लिखा गया इसलिए पहले आधार की माप, बाद में ऊंचाई लिखी गई इसलिए ऊंचाई की बाद में ऊंचाई की माप 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ पर ये आपको ये सवाल एग्जीक्यूट करना है। ओके, क्लियर टू एवरीवन, आप सभी समझ गए हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर एक हवा टाइप यहाँ पर दिख रहा होगा, दिखने में आपको जितना बड़ा दिख रहा है ये प्रॉब्लम, ये समस्या उतनी ही छोटी है। आप इनके शब्दों में कंफ्यूज ना हो, शब्दों में घूमे नहीं, थोड़े से शब्दों को ध्यान से पढ़ें और अपने सवाल को आसान बनाएं, अपनी समस्या का समाधान आसानी से करें। तो हम सवाल पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कही गई है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, सबसे पहले एक वस्तु की एक नग की निर्माण लागत की बात कर रहे हैं। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब निर्माण लागत को बताया जा रहा है उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो पहले आपको किसको मानना पड़ेगा, बर्तनों की संख्या को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके आधार पर ही एक नग की लागत आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो आप यहां लिखेंगे, आपको शब्दों में ज्यादा नहीं उलझना है, जिसके बारे में पहले कह रहे हैं उसको अगले शब्दों के आधार पर मान लेना है, ठीक है। नग का निर्माण जो क्या हो रहा है, उसके एक बर्तन की जो लागत बोली गई यहां पर, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक की नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण की गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले निर्मित बर्तनों की संख्या माननी है। तो माना कि क्या करना है, एक विशेष दिन निर्मित
निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या हो गई x, ठीक है, बर्तनों की संख्या क्या हो गई x। अब ये कहा है जब बर्तनों की संख्या x हो गई तो एक नग की लागत जो कही जा रही है, शब्दों पर ध्यान दें, एक नग की लागत जो है निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, क्या, निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। तो निर्मित बर्तन कितने हैं x, निर्मित बर्तन के दुगने से, ठीक है, संख्या के दुगने से 3 अधिक 2x + 3, ये एक बर्तन की या एक नग की लागत हुई, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आप क्या करेंगे, कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। अब जब आपके पास एक की कीमत पता है और आपको कुल की कीमत बताना है तो आप क्या करेंगे, ये आपने एक एक नियम में सीखा है कि एक की लागत में हम कुल संख्याओं को गुणा कर देंगे तो आपको कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। वही आपको यहां पर करना है, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार कि भाई एक नग की लागत, ठीक है, उसको कुल बर्तनों से गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों, कुल बर्तनों से गुणा कर दिया, क्या, एक नग की लागत को, यह है आपकी एक नग की लागत, इसको कुल बर्तनों से गुणा कर दिया तो आपको यहां पर कुल लागत दी गई है 90 रुपये बराबर वो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। x का गुणा 2x में तो 2x², x का गुणा 3 में तो हो जाएगा 3x = 90। 90 इस तरफ आया तो 2x² + 3x और 90 इस तरफ आया तो -=0। तो ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया एक द्विघात समीकरण। अब हम सभी सवालों में द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको ये विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और मैंने आपको पिछले बाकी सभी सवालों को लगभग सभी सवालों को हल करके दे दिया है। तो ये सवाल अब आपको खुद स्वयं हल करना होगा और इस प्रकार के जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं या और जितने भी गुणनखंड विधि के सवाल जो हैं आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसका लॉजिक जो है आपके माइंड में फीड होता चला जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 समाप्त होती है। ये सवाल हमने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि गुणनखंड विधि हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से। सारे सवालों में हमने और भी डिस्कस कर लिए, तो इस सवाल को आप करिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में 4.3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।